हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र कैसे अपने शरीर में डाइजेशन का काम करता है उसके बारे में पूरे प्रोसेस को जानेंगे। तो अगले 20 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको पूरी डिटेल स्टेप को पूरे को अच्छी तरह समझा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप भोजन की करते हो, अब भोजन में क्या रहता है? खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट मतलब वसा रहती है, प्रोटीन रहता है, मिनरल्स वगैरह रहते हैं। ये क्या रहते हैं? एक हार्ड वे में रहते हैं। इनको सरलीकृत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हार्ड वे में तो ऐसे थोड़े फूड इंजेक्ट कर थोड़ी कर सकते हैं, डायरेक्ट थोड़ी डाल सकते हैं। उनको सरलीकृत किया जाता है। उनकी सरलीकृत कैसे किया जाता है? कुछ ऑर्गन के जरिए। कैसे? ऑर्गन के जरिए और एंजाइम के जरिए सरलीकृत किया जाता है। तो ये जो तंत्र होता है इसके जरिए किया जाता है। तो यही पाचन तंत्र, यही डाइजेशन सिस्टम है। तो इसमें ऑर्गन परफॉर्म करते हैं और ग्लैंड परफॉर्म करती है। तो ये ऑर्गन रहे, ये ग्लैंड परफॉर्म करती है। अब ये 4 प्रक्रियाओं में पूरा होता है। कितनी? ये 4 प्रक्रियाओं में पूरा होता है। पहले तो आप खाना खा रहे हो, मतलब इंजेक्ट किया, तो आपने खाना खाया मतलब अंतर्ग्रहण इंजेक्ट किया। अब उनको उस खाने को क्या करोगे? आप डाइजेस्ट करने का काम करोगे। तो डाइजेशन मतलब पाचन करने का काम करोगे। फिर आमाशय के बाद छोटी आंत में जाके क्या करोगे? उसके बाद एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स का क्या होता है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये बात याद रखना, विटामिन्स रहते हैं जो मिनरल्स वगैरह, इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहता है, फैट वगैरह, इनका डाइजेशन होता है। और उसके बाद अवशोषण होने के बाद ये चौथी प्रोसेस उत्सर्जन मतलब निकाल देना शरीर से। तो आइए ये पूरा जो अभी मैंने बताया, क्या? इंजेक्शन मतलब अंतर्ग्रहण करना, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन और ये इंजेक्शन मतलब उत्सर्जित करना। ये प्रक्रिया कैसी हो रही है? कौन कौन से इसमें ऑर्गन यूज आ रहे हैं और कौन से ग्लैंड यूज आ रही है, तो मैं बताता हूं अब। तो यहां पे आपको पता होगा कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, तो इसमें आते हैं ऑर्गन। ऑर्गन में माउथ से लेकर रेक्टम तक, माउथ से लेकर रेक्टम तक, मतलब इस फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माउथ मतलब मुंह से लेकर रेक्टम तक, यहाँ तक। तो यहां से यहां तक की लेंथ, इसकी लंबाई होती है 8 से 13 मीटर। समझ में आ गया आपको? इसको डाइजेस्टिव कैनाल भी बोला जाता है, मतलब पोषक नाल भी बोला जाता है हिंदी में। ये भी याद रखना है। ऑर्गन कौन कौन से हो? अपना माउथ हो गया, माउथ मतलब मुंह, प्रेनेक्स मतलब ग्रसनी होगी, इसियोफंगस मतलब ग्रास नली होगी, और स्टोमच अमाशय हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स और रेक्टम। ये सभी ऑर्गन परफॉर्म करते हैं डाइजेशन के लिए। पर इससे ज्यादा बहुत जरूरी क्या है? अपनी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स क्या होती है? ये कैसे परफॉर्म करती है? ग्लैंड्स क्या करती है? अपने जूस स्त्राव करती है, मतलब जूस मतलब रस स्त्राव करती है। अब इस जूस मतलब रस में क्या होता है? कुछ एंजाइम रहते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को डाइजेशन को करने का काम करते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। 3 ग्लैंड होती है अपने, 3 ग्लैंड में। तो सलेवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि, ये मुंह में पाई जाती है। कहां पे? मुंह में। ये भी याद रखना आपको। और लीवर, यकृत, ये तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में आपके कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, ग्लैंड का नाम बताओ, तो यकृत, लीवर। ठीक है, समझ में आया? एंड थर्ड है पेनक्रियास। पेनक्रियास बोले तो अग्नाशय, इसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। तो समझ में आया आपको? ये ऑर्गन है, ये ग्लैंड है। इन दोनों के परफॉर्मेंस से क्या होता है? डाइजेशन का काम होता है अपने शरीर में। तो अब मुंह से लेकर रेक्टम तक ये प्रोसेस कैसे होता है, मतलब इसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं मुंह से, माउथ से। तो इसको रब कर देता हूं। तो मुंह पे कैसे अपना डाइजेशन का काम होता है, वहां से स्टार्ट होता है, तो ये जानेंगे हम। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो अपने ग्लैंड से, अपनी क्या है? ग्लैंड से मतलब ग्रंथियां, वो भी डाइजेशन का काम करती है। तो कैसे परफॉर्म करती है, तो जानते हैं। अपने शरीर के अंदर क्या रहती है? ग्रंथियां मतलब ग्लैंड रहती है। मैंने 3 ग्लैंड का नाम बताया था अभी। एक तो यकृत जो सबसे बड़ी है, सलिवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि, और एक पेनक्रियास मतलब प्लीहा। तो सबसे पहले ग्रंथियां क्या करेगी? मतलब ग्रंथियां ग्लैंड्स ये जूस का निकालेगी, मतलब रस निकालेगी। अब ये रस के रूप में क्या रहता है? ये एंजाइम रहते हैं, ये एंजाइम रहते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। तो आपको समझ में आया? तो अपने क्या रहता है? ग्रंथियां रहती है। ग्रंथियां क्या करती है? कुछ रस स्त्राव करती है। रस के में क्या रहता है? कुछ एंजाइम रहते हैं। एंजाइम भोजन को क्या करते हैं? डाइजेशन करने का मतलब पचाने का काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं मुंह पे।
तो मुंह में सबसे पहले डाइजेशन अपने यहाँ पे होता है, और सबसे पहले मुंह में होता है, जो मुंह में अपने आते हैं मुंह में, तो मुंह में आते ही तो आप क्या है, जीभ, आपकी जो जीभ लगी रहती है, और जीभ किसे लगी रहती है, फेरिकुलम लेगुनम, ठीक है, इससे लगी रहती है जीभ। तो आपका डाइजेशन, आप क्या रहते हो, जो आपका भोजन लेते हो आप, तो वो क्या रहता है, बहुत ही हार्ड वे में रहता है। तो वहां पे क्या होता है, आपको उसको सरलीकृत करना पड़ता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है। उसके लिए आपको तीत दिए रहते हैं, मतलब आपके दांत दिए रहते हैं। अब वो दांत कैसे रहते हैं, कौन से दांत क्या क्या करते हैं, कौन से क्या नहीं करते, उसके बारे में जानते हैं। दांत क्या प्रकार के, 4 प्रकार के रहते हैं। पहले तो कर्तक दांत, इंक्रेजर जो कर्तक दांत रहते हैं, और कैनिनस मतलब रदक दांत रहते हैं, और प्रीमोलस मतलब अग्रचरणक और चरणक। तो कर्तक दांत ये वाले, तो ये क्या करते हैं, ये किसी चीज को कुतरने और काटने में काम करते हैं। जो आगे के दांत निकलते हैं ना, आपके बचपन में निकले होंगे, तो 6 मंथ की एज में आपके कौन से दांत निकलते हैं, ओनली कुतरने और काटने के लिए। जो आपके 2 दांत आगे निकलते हैं, जिससे बोलते हैं आप दूध के दांत हैं। एंड उसके बाद आते हैं रदनक दांत। अब ये रदनक दांत कैसे परफॉर्म करते हैं, ये किसी भी चीज को चीरने और फाड़ने के काम करते हैं। ये 2 नुकीले दांत रहते हैं आपके, कैसे दांत, 2 नुकीले दांत वाले। तो ये दांत जो रहते हैं, जो आपके मांसाहारी जीव रहते हैं, मांसाहारी जीव बोले तो लोयन वगैरह, शेर वगैरह, जो भी डॉग वगैरह हो गए, इनमें क्या है, ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े होते हैं, उनको मांस वास वगैरह खाना पड़ता है, तो उनके ज्यादा विकसित होते हैं ये वाले। कौन से वाले, रदनक दांत, इनको याद रखना है। और प्रीमोलस मतलब अग्रचरणक, ये क्या करता है, ये चबाने के काम करते हैं। ये तो 10 से 11 ईयर की एज में निकल जाते हैं। बचे चरणक, तो ये तो है, ये भी चबाने का काम कर रहे हैं। एंड ये तो हो गए भोजन को सरलीकृत करना, मतलब छोटे छोटे अणुओं में करना। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ग्लैंड के बारे में। वो कौन सी ग्लैंड है, माउथ में, अपने मुंह में सलेवरी ग्लैंड कहां पाई जाती है, यहाँ पे, एक तो यहाँ पे पाई जाती है, और ये एक यहाँ पे पाई जाती है। तो सलेवरी ग्लैंड, जैसे आप क्या मुंह से भोजन को चबाते हो, कैसे चबाते हो, चबाते हो अगर नॉर्मली, तो जैसे आप चबाते हो नॉर्मली, वैसे क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड मतलब लाल ग्रंथि से लार निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से आपके, यहां से, इन दोनों से, एक तो यहाँ पे रहता है, एक यहाँ से क्या हो जाती है, आपके लार निकलना स्टार्ट हो जाती है आपके शरीर में, तो मुख में। तो उससे क्या हो जाता है, भोजन लसलसा हो जाता है। लसलसा हो जाता है तो उसमें 2 एंजाइम रहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर बुलाया, ग्लैंड है, ग्लैंड में रस निकलेगा, मतलब रस में एंजाइम रहेंगे जो भोजन को पचाएंगे। अब यहाँ सलेवरी ग्लैंड है मुंह में, तो मुंह में सलेवरी ग्लैंड है, तो यहाँ पे 2 टाइप के एंजाइम पाएंगे। यह चीज आपके इतनी मोस्ट है कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। वैसे आप किसी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां भी आपके लिए बेनिफिट रहेगी चीज। तो आते हैं यहाँ पे, मुख में 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन नाम का एंजाइम, एक एमिनेन नाम का एंजाइम। ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। मेनली आपको यह याद करना है कि मुख में क्या होता है, आप खाते हो भोजन, अब भोजन में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, वसा भी रहता है, और विटामिन और खनिज लवण भी रहते हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह भी रहते हैं। तो मुख में क्या होता है, मुख में ओनली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है आपके, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, आपके मुंह में हो जाता है। तो मैंने बताया टाइलिन। अब टाइलिन एंजाइम क्या होता है, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च निर्मित करता है, ठीक है ना, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन मतलब डाइजेशन करता है, तो स्टार्च जिसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। तो यही था मुख का काम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मुख से कहां आएगा आपके आएगा प्रेनेक्स, मतलब ग्रसनी में आएगा। तो ये इतना मोस्ट नहीं है, पर इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है मेनली। तो ग्रसनी, प्रेनेक्स और ये अपने मुंह। तो यहां से वाला ये पार्ट आ रहा है मुख वाला, वो प्रेनेक्स, ये नाक वाला, नोसोफेरिंगस, और ये वाला, तो यहां वाला पार्ट ये। तो ये क्या करता है, आपको जब भी आप भोजन खाते हो एंड और आप नाक से सांस लेते हो, तो ये जो दोनों नाल होती है वहां पे उसको प्रेनेक्स बोलते हैं, मतलब ग्रसनी बोलते हैं, उनको अलग अलग करती है। मतलब एक ढक्कन टाइप का होता है, यहाँ पे क्या होता है, ढक्कन टाइप का। जब आप फूड कोई भी इंजेक्ट करते हो, मतलब आपके अंदर लेते हो, अंदर ग्रहण करते हो, तो वहां से क्या हो जाता है, फूड तो अंदर चला जाता है, तो फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप बोले तो ये वाली पाइप जिसमें जाता है, और सांस नली वाली अलग रहती है, उसमें अलग जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया था। अब बताता हूं मैं
ईसियो फंगस मतलब ग्रास नली। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। तो आते हैं फंगस मतलब ग्रास नली। तो आप मैंने पढ़ा दिया था मुंह, मुंह के बाद आ गए थे ग्रसनी, पैंथियास और ओसियो ईसियो फंगस मतलब ग्रास नली पे आ गए थे। अब ग्रास नली का कुछ काम नहीं है, ग्रास नली का इतना सा काम है अपने कि यहाँ भोजन को यहाँ से स्टोमच मतलब अमाशय तक पहुंचाना। तो ये भोजन स्टोमच तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में जानेंगे। तो अब आपको मैं बताता हूं ईसियो फंगस मतलब ग्रास नली। अब ग्रास नली में क्या होता है, नॉर्मली ये नॉर्मली पाइप नहीं होता, जैसे आपके घर का पाइप देखा होगा, आपने कुछ भी चीज डाली तो ये नीचे आ गई, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। आप खाना खाया तो वैसे नीचे चला गया, ऐसे नहीं होता। तो वहां पे कौन सा परफॉर्म होता है, पैरासाइक्लिक कर्मानुकुचन गति होती है। कौन सी मोशन होता है, पैरासाइक्लिक मूवमेंट मतलब कर्मानुकुचन गति होती है। तो ये ऐसे जाता है, मतलब आप कहीं सो रहे हो या कहीं लटक रहे हो, तो आपने खाना खाया तो ऐसा तो नहीं है ग्रेविटी की वजह से आपका खाना तो मुंह से बाहर ही निकल जाएगा, आप उल्टे पड़े हो बेड पे लेटे तो यहीं अटक जाएगा आपके, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो खाना खाते हो तो आपका खाना नीचे तक जाता है, स्टोमच तक जाता है। तो किस मूवमेंट से जाता है, मतलब पैरासाइक्लिक मूवमेंट से, मतलब कर्मानुकुचन गति से जाता है। तो बस ये काम है। और यहाँ पर ईसियो फंगस मतलब ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्लैंड्स होती है, मतलब ग्रंथियां होती है जो लसलसा पदार्थ बनाती है, उस वजह से जो पैरासाइटिक मूवमेंट से नीचे जाता है। अब उसके बाद बस इतना सा ही जानना है इसमें। एंड आते हैं हम स्टोमच मतलब अमाशय पे। अब यहाँ पे एपिग्लोटिक्स मतलब जो स्टोमच का ये और स्टोमच का और ईसियो फंगस का ये लास्ट भाग रहता है। तो यहाँ पे ढक्कन सा रहता है, घाटी ढक्कन भी जिसे बोला जाता है। और एपिग्लोटिक्स जो क्या करता है, जो अमाशय में स्टोमच में जो रहता है फूड मतलब भोजन, उसको मतलब ईसियो फंगस में नहीं आ जाता। कभी कभी खट्टी डकार भी आ जाती है तो यहां से आ जाता है, बाई चांस आ जाता है। जब आप बहुत ही ज्यादा भर के पेट भर के खाना खा लेते हो, बहुत ही ज्यादा शैतानों की तरह, मतलब कभी खाना मिलेगा ही नहीं आपको, ऐसे खा रहे हो आप तो मतलब इस टाइम होगा ही, तो ज्यादा टाइम नहीं होता आपके साथ। एंड आप स्टोमच में ये आपके स्टोमच में 1 से 3 लीटर तक आप आहार मतलब भोजन स्टोर कर सकते हो। एंड इसको आपको पचाने में, डाइजेस्ट करने में 2 से 3 घंटे नॉर्मल लग ही जाते हैं। उससे पहले आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा घूम के आ गया बाहर, भूख करके आ गया तो मेरा भोजन पच गया और मैं सो गया, ऐसा नहीं होता। आपके नॉर्मली भोजन को पचने के लिए 2 से 3 घंटे तो चाहिए रहते हैं। तो आपको जब भी सोए आप रात को तो 2 से 3 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद सोए। तो आते हैं अब अभी स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्मली बातें बताने लग गया। तो स्टोमच क्या होता है, ये जे आकार की पेशी होती है, बस मसल्स होती है, आपको जे आकार की दिख रही होगी यहाँ पे। तो उसके बाद ये जे आकार के लसलसी मतलब लचीला अंग होता है, मतलब ऑर्गन होता है लचीला। तो इसकी दीवारों पे ग्लेस्टिक जठर ग्रंथि क्या पाई जाती है, ग्लेस्टिक मतलब जठर ग्रंथि, ग्लेस्टिक ग्लैंड है ना, ठीक है ना। दीवारों पर जैसी दीवार है ना इन पे, तो यहाँ पे मतलब 3 जो एंजाइम बोले तो मतलब यहाँ पे तो जो मैंने बताया था ग्लैंड्स रहती, अब यहाँ पे ग्लैंड्स है तो 3 एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। एक तो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक, उसके बाद रेनिन और उसके बाद है पेप्सिन मतलब पेप्सिन। अब मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था मैं मुंह में, अब मुंह में तुम्हें बताया था मैंने सबसे पहले सेल्यूलोइक ग्रेड रहती है, जो टाइलिन एंजाइम स्टार्च रहता है। स्टार्च किससे रहता है, हाइड्रो का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो मुख में सबसे ज्यादा किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। एंड अब उसके बाद में आता हूं ईसियो फंगस का बाद स्टोमच पे आते थे। स्टोमच में किसका पाचन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है। बस माइंड में ये चीज रखना, उसके अलावा कोई चीज नहीं रखनी तुम्हें। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो पेप्सिन एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का क्या कर देगा, पाचन कर देगा, डाइजेशन कर देगा, और प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यही आपको जानना था, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है इसमें। तो आपको पता है, और रिपीट कर देता हूं एक बार, कि आपको दीवारों मतलब इसके वॉल्स पे क्या होते हैं, ग्लेस्टिक जो ग्लैंड्स मतलब ग्लेस्टिक जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अब इस जठर ग्रंथियों में 3 जो एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। 3 एंजाइम में नाम याद रखना है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और उसके अलावा एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक, कभी कभी आपके शरीर में मतलब आपके पेट में
उधर बोले तो कभी कभी आपके पेट में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि HCl की मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा आपके बॉडी में क्या है, ज्यादा हो जाती है स्टोमच में। तो उस वजह से आपकी पेन होने लग जाता है आपके पेट में। तो उसको दूर करने के लिए आप क्या लोगे, तो एसिडिक रूप है तो बेसिक रूप में कोई भी चीज आप ले लोगे। बोले तो मिल्को मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मिल्को मैग्नीशिया बोले तो ये क्या है, क्षार है। क्षार बोले तो बेस, उसको ले लोगे तो वो आपका पेट सही हो जाएगा। तो नॉर्मली ये कर लिया हमने, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट, तो यहां से आते हैं, उसके बाद आगे समझाता हूं। इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। कहां पे एक्शन होता है भोजन का, तो जानते हैं। तो छोटी आंत अपने कहां रही, ये यहाँ पे, ये रही, यहां से स्टोमच से होके ये छोटी आंत यहाँ पे रही स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो लेंथ होती है नॉर्मली ये लगभग कितनी होती है, 7 मीटर रहती है। अपने जो कितने रहती है, 7 मीटर, तो बहुत ज्यादा होती है 7 मीटर। तो मान लो उसके अलावा तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो सर्वाधिक पाचन होता है, मतलब डाइजेशन होता है फूड का, मतलब भोजन का, और अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। आप क्या करते हो, छोटी आंत में सबसे ज्यादा लगभग बोला जाता है सबसे ज्यादा भोजन का पाचन का किस अंग में होता है, ऑर्गन में होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अवशोषण एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मतलब वसा है, प्रोटीन, विटामिन, इन सब का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो भी सब होता है। तो मेनली आपको याद रखना है, तो कार्बोहाइड्रेट जो फैट होता है उसका तो क्या होता है यहाँ पे, तो उसका होता है डाइजेशन। और आपके जो विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं जो आपकी बॉडी में, उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। भी याद रखना ना ये पॉइंट। आपकी जो विटामिन होंगे और मिनरल्स होंगे, इनका क्या रहता है आपकी बॉडी में, क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो आते हैं इस पे, स्टार्ट करता हूं, बताता हूं उसके बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट रहते हैं। तो मतलब जो स्टोमच से और स्मॉल इंटेस्टाइन्स को जोड़ता है, तो डेक्टम उसे बोला जाता है, ग्रहण। तो ये स्टोमच को छोटी आंत से जोड़ता है। तो इसका नॉर्मली कुछ काम ही, और जेजियम मतलब अग्रशुद्रांत, इसमें जूस मतलब जूस का मतलब कोई भी जूस रस होता है, उसमें अवशोषण होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। तो मतलब ये बीच वाला पार्ट हो गया, कौन सा, ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे। तो जूसेस अग्रशुद्रांत, तो ये जूस वाला पार्ट आ गया, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे आंत्र कोशिकाएं रहती है, इसको एंटरसाइटिक मतलब आंत्र कोशिकाएं रहती है, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, इन सबका क्या कर देती है, जो मिनरल्स वगैरह रहते हैं इनको एब्जॉर्प्शन करने का काम यहाँ पे रहता है। एंड उसके बाद आते हैं शुद्रांत। अब शुद्रांत ये लास्ट वाला पार्ट रहता है यहाँ से, जो ये किसको कनेक्ट करता है, ये उसको लार्ज इंटेस्टाइन को, मतलब बड़ी आंत को कंट्रोल कर, तो उससे जुड़ा होता है। कौन सा वाला, ये रहा। अब यहां से अपने, मैंने बताया था आपको नॉर्मली कि अपने पास ग्लैंड होती है। अब यहाँ तो अपने पास ये यकृत होगा, ये पेनक्रियास हो गया। यकृत बोले तो लीवर और पेनक्रियास बोले तो अग्नाशय, ये तो छूट गए। तो यहां से इनका काम परफॉर्म स्टार्ट होता है, यहां से और यहाँ पे। तो अब यहां से आपको ये समझा दिया मैंने, शुद्रांत, अंतिम सिरा, पोषक तत्वों, जो पोषक तंत्र रहते हैं ना, तो न्यूट्रिएंट्स है ना, तो पित्त लवण, ये बाइल साल्ट और विटामिन का अवशोषण करता है। ये पित्त लवण कहां से आता है, बाइल जूस कहां से आता है, वाई, ये कहां से आया ये चीज, तो ये जानने के लिए अब मैं बताना चाहता हूं आपको यकृत के बारे में। यकृत बोले तो लीवर। अब लीवर के बारे में जानते हैं, तो आते हैं यकृत कैसे परफॉर्म करता है उसके बारे में जानेंगे। तो छोटी आंत का शुद्रांत, इलियम मतलब लास्ट पार्ट का, तो वहां से क्या होता है, जो आपके ग्लैंड्स होती है मतलब ग्रंथियां, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथ है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसे कैसे परफॉर्म करता है, तो इसमें डाइजेशन कैसे होता है, तो वो जानेंगे। तो मैंने ये यहाँ सा जो फिगर था, चित्र था बोले तो मैंने यहाँ पे बना दिया है उसको, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा इससे। तो लीवर ये रहा ऊपर वाला, एंड इसमें पित्ताशय है, ग्लैंड ब्लैडर, और ये स्टोमच है, और यहाँ पे पेनक्रियास है। यहाँ पे ये लीवर बोले तो ये ग्रंथि है ग्लैंड, और ये पेनक्रियास भी ग्लैंड है। ये कैसे परफॉर्म करती है तो मैं आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यकृत ये क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो ये क्या है आपको जानना है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। एंड उसके बाद तो यकृत कैसे क्या करता है, ये बाइल जूस मतलब पित्त रस स्त्राव करता है। किसका स्त्राव करता है, पित्त रस। अब ये पित्त रस स्त्राव करता है, पित्त क्या करता है, ये फैट, वसा
जो वसा रहती है बोले तो फैट, उसका पाचन करने के लिए, जो उसका पाचन करने के लिए ग्लोबुलिन में चेंज कर देता है। तो ये जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस मतलब पित्रस, ये पित्रस किसमें जाता है, उसके बाद पित्ताशय में बोले तो ग्लेड ब्लैडर में स्टोर होता है। अब एक ग्लेड ब्लैडर में स्टोर होता है, ग्लेड ब्लैडर में स्टोर होके यहाँ पे फैट का मतलब वसा का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तक परफॉर्म होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पेनक्रियास में। ये पेनक्रियास कैसे परफॉर्म करता है, अग्नाशय, अग्नाशय ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है, बोले तो मिश्रित ग्रंथि। अब मैं आपको अगले वाले चैप्टर आगे पढ़ाने वाला हूं एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, तो उसके बारे में डिटेल में जाने की, बस यहाँ पे इतना जानो कि जो पेनक्रियास है तो ये क्या है, एक्सोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी, मतलब अंतरस्रावी ग्रंथि के तौर पे काम करता है और बहिस्रावी तौर पे भी काम करता है। तो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि मतलब मिश्रित मिक्स ग्लैंड है। तो इंसुलिन और ग्लोबुलिन, तो ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लोबुलिन दो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 6 से 8 इंच की होती है। यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, यहाँ पे फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का पाचन कहाँ होता है, आपके पेनक्रियास में होता है। तो आपको इतना सा जानना था। उसके बाद ये जो परफॉर्म होता है यहाँ से, तो ये छोटी आंत से जाता हुआ यहाँ पे डाइजेशन होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत कहाँ पे आपकी, ये रही यहाँ पे आता है, इंटर कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो यहाँ पे थी, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही थी, जो कौन सा सुद्रांत, जो सुद्रांत वाला पार्ट है यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन हो रही। तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 7 मीटर लगभग होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है बोले तो इसकी 1.5 मीटर ही होती है। ऐसा क्यों, तो आपको तो बड़ी दिख रही होगी ना, तो इसमें क्या होता है, चौड़ाई में इसकी ब्रेथ में कौन बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत, और लेंथ में कौन बड़ी है, लेंथ में बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो छोटी आंत बड़ी। ये 7 मीटर की रहती करीबन, तो ये 1.5 मीटर की रहती। तो इसमें इसके लेंथ के हिसाब से तो छोटी आंत और ब्रेथ के हिसाब से इसको बड़ा बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसका काम क्या है मेनली ये जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है आपके। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी 1.5 मीटर बताई दी आपको, तो ये क्या करता है, ये अपने जो लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, मतलब छोटी आंत रहती है, वहां पे क्या है, कुछ अपाचित अब जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते, तो वो बचे हुए पदार्थ कहां पे आते हैं, छोटी आंत में आते हैं। वहां पे फैट, वसा वगैरह, कार्बोहाइड्रेट का सबका पाचन हो गया था, डाइजेशन हो गया था। तो ये कहाँ आ रहे हैं, जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये जीवाणु वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। तो ये फर्मेंटेशन मतलब किण्वन विधि के द्वारा, किसकी विधि द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा ये डाइजेशन हो जाते हैं। तो आपको ये याद करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वाटर रहता है, मतलब जल और मिनरल्स रहते हैं, खनिज लवण रहते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, और अपाचित भोजन को मलद्वार से निकाल देता है। तो इसका ये काम रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो उसके बाद है रेक्टम, बोले तो मलाशय, ये करीबन 20 से भी रहता है। तो यहां से परफॉर्म होके यहाँ से मलद्वार रहता है रेक्टम। तो ये मलद्वार को मलाद्वार मतलब ये एनल कैनल भी बोला जाता है। तो यहाँ से ये जो अपशिष्ट पदार्थ है उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं डिटेल में बताना चाहता हूं अब आपको। तो 2 मिनट माइंड आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए मेरे ऊपर, क्योंकि जब तक फोकस नहीं बनाओगे ना, तब तक माइंड में इधर उधर की बातें चलती रहेगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं शुरुआत से। ये 2 या 3 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जितना भी पढ़ा है आपने इतना 15-20 मिनट करीबन, तो वो 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा आपने जितना ही पढ़ा होगा आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूं मलद्वार तक। तो यहां से यहां तक क्यों इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, बोले तो आहार नाल। इसको डाइजेशन कैनाल भी बोला जाता है, मतलब पोषण नाल भी बोला जाता है। इसकी लेंथ होती है 7 से 6 मीटर करीबन रहती है। और यहाँ से मुख में सबसे पहले भोजन को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए स्टार्ट होती है। इतना सा याद रखना है आपको।
तो यहाँ से आपके दांतों के जरिए आप भोजन को सरलीकृत किया जाता है, छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आपके क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड बोले तो लार ग्रंथि से लार स्रावित की जाती है, उससे भोजन को लसलसा बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो लार ग्रंथि है, मतलब यहाँ पे लार ग्लैंड, इसमें एंजाइम रहते हैं, एक तो टायलिन रहता है, एक एमाइलेज रहता है। ये टायलिन क्या करता है, टायलिन जो स्टार्च रहता है, स्टार्च, और स्टार्च को किसमें कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। अब तुम्हें यहाँ याद रखना है कि मुंह में सबसे ज्यादा पाचन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही होता है, बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं ग्रसन ब्रेनेक्स। अब ये ब्रेनेक्स कुछ नहीं करता, ये मुख ये है आपका और ये नाक है, तो इसको जोड़ने का, अलग करने का काम करता है। मतलब जो आपके फूड पाइप और जो आपकी सांस वाली जो पाइप रहती है वो अलग अलग रहती है, उसके बीच में ढक्कन रहता है। तो आप खाना खाते हो तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, तो सांस नली को बंद कर देता है और ढक्कन आहार नाली में चला जाता है उतना। उसके बाद ईसियोफंगस मतलब ग्रास नली। अब ग्रास नली में कुछ नहीं है, यहाँ पे फूड पाइप के जरिए, फूड पाइप बोला जाता है इसको, यहाँ से लेके स्टोमच में जाता है। स्टोमच बोले तो यहाँ पे स्टोमच को बोला जाता है अमाशय, अमाशय के जरिए यहाँ पे। उसके बाद ईसियोफंगस में बताया था, तो यहाँ से पैरासाइटिक मूवमेंट होता है। पैरासाइटिक मूवमेंट बोले तो यहाँ जिसको बोला जाता है कर्मानुकुचन गति के जरिए जाता है। उसके बाद स्टोमच में जो खाना जाता है अपना, तो वो 2 से 3 घंटे करीबन रहता है। और यहाँ पे जो ऊपर रहता है, तो यहाँ पे घाटी ढक्कन रहता है, एपियोग्लोटिक्स नाम का इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये ऊपर स्टोमच से ग्रास नली में नीचे दे देता। तो एंड उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे स्टोमच में 3 जो एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो माना आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सेकंड है रेनिन, और थर्ड है आपके पेप्सिन। पेप्सिन नाम का, जो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है, प्रोटीन को किसमें, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको इतना सा याद रखना। उसके बाद ये क्या जुड़ा रहता है, ये स्मॉल स्ट्रैंड से जुड़ा रहता है। स्मॉल स्ट्रैंड्स के 3 भाग रहते हैं, ये बात याद रखना है आपको। डेक्टम, जो इसमें डेक्टम मतलब बोले तो इसका और इसका भाग, जो अग्ना इसको स्टोमच को और छोटी आंत को जोड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता। अवशोषण मतलब छोटी आंत में आपको इतना सा याद रखना है, छोटी आंत सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण होता है एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। छोटी आंत की लेंथ करीबन 7 मीटर रहती है। और यहाँ पे बहुत एंजाइम पाए जाते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा वगैरह, इन सबका क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ से क्या होता है, जो आपकी जो ग्रंथियां होती है वो 1-2 है, यहाँ पे पेनक्रियास है और यहाँ पे यकृत लीवर है। तो ये दोनों परफॉर्म करके कहाँ आती है, ये लास्ट वाले भाग में, किसके, क्षुद्रांत, उसके छोटी आंत के। तो इसको यकृत के बारे में जानेंगे। यकृत जो सबसे अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड से बोला जाता है। तो यकृत, लीवर बायजूस का क्या करता है, स्त्राव करता है। बायजूस किसमें इकट्ठा होता है, ये पित्रस, ये पिताशय में, पिताशय बोले तो ग्लैंड ब्लैडर में, इसमें इकट्ठा होता है। इसमें इकट्ठा होता है, क्या होता है, वहां पे फैट, वसा का पाचन होता है, फैट का सबसे ज्यादा, ये बात याद रखना। तो फैट का पाचन कहाँ होता है, वसा बोलते हैं एपिगर्भ में। तो उसके बाद परफॉर्म होता है। उसके बाद आता है पेनक्रियास, अग्नाशय में। अग्नाशय को क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है, मतलब मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। यहाँ पे 2 एंजाइम पाए जाते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोग्लोन। तो अंतःस्रावी तौर पर, बाह्यस्रावी तौर पर, मतलब एंडोक्राइन तौर पर काम करती, परफॉर्म करती है। तो इनका कुछ भी नहीं है, अवशोषण ऑब्जर्वेशन करने का काम है, ओनली, कुछ नहीं। तो यहां से होता है। उसके बाद छोटी ग्रंथि के बारे में जान लिए। अब आता है बड़ी। तो इसका क्या होता है, 1.5 मीटर की रहती है, लेंथ ब्रेथ वाली रहती है। तो यहाँ पे बचे हुए जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उनका यहाँ पे किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अपाचित जो भोजन रहता है उसको यहाँ पे परफॉर्म, डाइजेशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से रेक्टम के द्वारा बाहर चला जाता है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इतने ज्यादा शेयर करो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।